अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाज हुकूमत, वज़रा और चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी को खुल्लम खुल्ला धमकियां। आसिफ अली जरदारी के शेख रशीद और हुसैन हक्कानी पर भी ताबड़तोड़ हमले और तंज। पैनमा के फैसले से पहले ही आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ पर हमलों की बौछार कर दी। आसिफ अली जरदारी में इतनी रौनक, तकब्बुर या फिर एतमाद रातों रात कैसे और कहां से आया है, इन सब सवालात के जवाब आनेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपको प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नैब की बात करेंगे कि नैब में मनपसंद अफसरान की तरक्कियों और तकर्रियों का स्कैंडल। चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी की सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने की एक और कोशिश नाकाम हो गई। चेयरमैन नैब 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जाती हैसियत में तलब कर लिए गए हैं और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी नैब के 273 अफसरान की तकर्रियां और तरक्कियां खिलाफ ज़ाब्ता करार दे दी गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नैब की रिपोर्ट को कागजों का पलंदा करार दे दिया। जो नैब एक रिपोर्ट नहीं बना सकती, वो करप्शन के खिलाफ तहकीकात कैसे कर सकती है? ये तो हालत है कि एडिशनल डीजी नैब अदालत के सामने खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं, इन्हें घर न भेज दिया जाए। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम के रिमार्क्स। क्या चेयरमैन नैब ने अपने ताबूत में आखिरी कील खुद अपने हाथों से ठोंक दी है? कोर्ट रूम के अंदर की कहानी आमिर मतीन साहब की जुबानी जानेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे पाकिस्तान की बैंकिंग की तारीख का बदतरीन स्कैंडल, जिसकी सनसनीखेज तहकीकाती रिपोर्ट 2 साल के बाद मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। नैब ने गवर्नर स्टेट बैंक अशरफ वत्रा, डायरेक्टर स्टेट बैंक सैयद इरफान अली, शौकत जमान और दीगर को मुल्जिम ठहरा दिया। बैंक इस्लामी को पाकिस्तानी तारीख के 20 अरब रुपए का सस्ता तरीन कर्ज आखिर किस तरह से मिला? 6 अरब रुपए मालियत के कस्ब बैंक को 1000 रुपए में कैसे और क्यों बेचा गया? इसके पीछे कौन सी ताकतवर शख्सियात के हाथ थे? अहम सवालात हैं, इनके अहम जवाबात हैं जो कि हम क्लासेस साहब से जानेंगे। क्लासेस साहब, शेख साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ जरदारी साहब ने जो बातें की हैं, आपसे ये पूछ लूँ, क्या ये अपनी जात का एतमाद था या किसी ने बहम पहुंचाया था? मेरा ख्याल है इस वक्त शेख रशीद साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। बेहतर होगा कि मैं और आमिर मतीन साहब अपनी दानिशवरी को 2 मिनट के लिए हम साइड पे करते हैं और शेख साहब से उनसे बरह रास्त पूछते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा उन्होंने हमला जो है वो शेख रशीद साहब पे किया है। हमारे यहाँ तो ये रिवायत नहीं समझी जाती कि किसी को अगर घर आप खाने पे बुला लें और अगला बंदा आपकी मर्जी के मुताबिक डिलीवर ना कर सके तो फिर खाने के आप ये ताने नहीं देते। मेरे लिए बहुत सख्त अल्फाज थे। शेख साहब मुझे माफ़ कीजिएगा, मगर वर्चुअली यही कहा गया है। बहुत शेख साहब, आप पे जरदारी साहब ने कोई सख्त कोई कमेंट्स किए हैं, कोई आप इस पे बात करना चाहेंगे सर? देखिए, उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो मैं फाते के लिए उनकी तरफ गया और वो नरगिस और बंगिश, क्या फरजाना या रुखसाना बंगिश जब दुआ कर ली तो आसिफ जरदारी साहब उस वक्त थे और उन्होंने कहा जी खाना लगाएं। हमने खाना खाया, लेकिन असल तकलीफ उन्हें हुई है एपीसी की मीटिंग की। एपीसी की मीटिंग में सब लोग गलत जो उन्होंने बुलाए, सिर्फ मैंने और शेरपाव साहब ने उन्हें कहा कि ये सारे लोग मिलिट्री कोर्ट की हमायत कर चुके हैं, ऐसे ही आपको ये आपके सामने जवाब नहीं दे रहे। और मैंने जरदारी साहब को कहा कि फौज मिलिट्री कोर्ट जिनका मसला है वो जाने और कोर्ट जाने, आप पनामा लीग्स पे अपनी बात बताएं और मेमू लीग पे अपनी बात बताएं और डॉन लीग पे अपनी बात बताएं। चौधरी शहजाद साहब वहां मौजूद थे और फजलुर रहमान भी मौजूद थे। मैंने कहा पुरानी कहानियां सुने, आगे की बात करें कि आप नवाज शरीफ के या साथ आए, खुलकर साथ दें, या नवाज शरीफ के मुखालिफ हों, या मैं वो अल्फाज कह रहा हूं जो मैंने उनके सामने कहे। और सारी तकरीर उन्होंने मेरे जवाब में कही, जो कुछ मैंने उन पर इल्जाम लगाए उनके सामने। और मैंने उन्हें कहा कि भाई अगर ये जो बिलावल जरदारी है, अगर आपने सियासत करनी है तो उसका साया जो है उससे ऊपर से हटाओ। नॉमिनेशन वो दाखिल करने जाता है और आप भी दाखिल करते हैं ताकि सारा पलंदा जो आपके एसेट्स का है, जो आपकी चोर बाजारियों का है, वो भी उसके साथ, तो वो फिर कहाँ चलेगा? शेख साहब, आपकी सारी बात काटूं, आज बड़ा कॉन्फिडेंस था उनका कि वो कह रहे हैं मजाल है किसी की नैब चीफ की कि मुझे वो करे, वो भी सैफ रहमान जिस तरह मेरे पाँव में पड़ा था वो भी पाँव में पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस था।
देखिए सैफुर रहमान का केस तो उसको समझ है, स्ट्रीट स्मार्ट है वो ये सारे जो हैं अंदर से जितने बैंकों से कर्जा लेने वाले लोग होते हैं, जो हराम की कमाई खाने वाले लोग होते हैं, जो कमीशन खोर होते हैं, जो करप्ट होते हैं, पंजाबी में कहते हैं मज्जा मज्जा दियां बहना होंदियां, तो ये सारे बहन भाई हैं, दे आर कंपनीज, सिस्टर कंपनीज। सो ये सारे एक दूसरे के वाकयात को जानते हैं कि पोर्ट कासम में सैफुर रहमान का क्या रोल है, कतरियों का क्या रोल है। उनको पता है कि जनाब चीन में दस्तखत किस तरह किए सैफुर रहमान ने, और ये सारे माफिया हैं इस मुल्क के जो जमहूरियत के नाम पे हमारी जोंके हैं, हमारा खून चूसते हैं। और मुझे इसमें जरा बराबर शक नहीं है कि नवाज शरीफ को किसी कीमत पर भी आसिफ जरदारी इन ट्रबल नहीं देखना चाहते। और उन्होंने उस मीटिंग में कहा हम तो ये समझते हैं कि ये ना हो कि भाई वो तो जाए बाद में दूसरे भी चले जाएं। तो मैंने नमक खाया या नहीं खाया, मैंने कोई उसका उधार नहीं देना। और अगर मैंने उसके बाप के अफसोस करने गया तो हमारी पिंडी की रवायात है, हम तो जो दहशतगर्दी के वाकयात भी होते हैं उनके घरों में भी जाते हैं। हम पिंडी वाले एक रवायती लोग हैं और उसमें मुझे नहीं पता था कि भिंडी और मसर की दाल जो उनके नसीब में है कुल, अगर वो खाने में भी नमक का उनका पैमाना, अपना पैमाना, तुम्हारा सोचने का अपना अंदाज है। जब शेर की हंडिया में 1.5 शेर चढ़ जाता है तो फिर इसी किस्म की बातें होती हैं, कोई मसला नहीं है। शेख साहब, मैं जिस काम के लिए गया, मुझे पता नहीं किस चैनल पर उन्होंने बात की है, उसके बाप का अफसोस करने गया, अफसोस किया, उसके बाद उन्होंने खाना मंगवा लिया, इससे ज्यादा कोई बात नहीं हुई। ये उनको पता होगा कि नमक कम था या ज्यादा था। शेख साहब, हम यहाँ पे एक मशरकी रिवायती लोग हैं, तो अब हम इन सियासतदान अगर हमें कभी बुला लें गुफ्तगू के लिए, कोई ये होते इंटरेक्शन के लिए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, कोई चाय पिला दे, कोई खाना खिला दे, ये तो एक तरह का कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो अब इसके बाद आप दोबारा आसिफ अली जरदारी साहब के पास भी खाने की दावत आई तो आप जाएंगे? मैं एपीसी में वैसे ही खाना खाए बगैर आ गया, अच्छा ही हो गया। बाप की मैयत का तो मैंने खाना नहीं खाया, उसने खाना खाया। जाहिर है वो पाकिस्तान का सदर था, मेरे उससे शदीद इख्तलाफ थे, उसका बाप मर गया। नवाज शरीफ साहब से शदीद इख्तलाफ होंगे, उनका भाई मर गया। इनसे तो वो कई दर्जे बेहतर था कि उसने मुझे उठने नहीं दिया बड़ी देर तक। मैंने कहा जी मैं अफसोस करने आया हूं, मैंने पुरसा दिया, मैंने फातह खानी की। तो मैं तो ऐसा शख्स हूं जी कि अपने सियासी मुखालफिन के कोई फौतगी हो तो जाता हूं, दुआ करता हूं, इसमें कोई ऐब नहीं समझता जी। अरे शेख साहब, जो आज इन्होंने धमकियां दी हैं, आप कह रहे हैं कि जी कि वो उनको नवाज शरीफ को ट्रबल में नहीं देखना चाहते, इनडायरेक्टली उन्होंने चौधरी निसार अली खान साहब को भी उनको रिडिक्यूल किया, उनके बालों पे तंज किया। उन्होंने यहाँ चेयरमैन नैब की बड़ी इंसल्ट की, जो मेरा ख्याल है उसके बाद चेयरमैन नैब साहब, अब क्या उस पर बात कह सकते हो, बेहतर आपको ना कमेंट करते हैं। हुसैन हकानी पे बड़ा उन्होंने हकारत से कहा कि जो काम लेना था ले लिया। ये किस तरह की पॉलिटिक्स होती है? लोगों को इस्तेमाल करो, टिश्यू की तरह डंप करो और फिर किसी दिन टीवी पे बैठ के उनको जलील भी करो कि जनाब हमने इस्तेमाल करना था कर लिया। देखिए, जिस शख्स की बेगम की शहादत की वसीयत जो है मुलाजमा से निकलती हो, किसी बेटे से ना निकलती हो, किसी बेटी से ना निकलती हो, किसी बहन से ना निकलती हो, जो शख्स इतना मैनेज कर सकता है कि बेनजीर भुट्टो की वसीयत को एक मुलाजमा के पर्स से निकाल के सारी पीपल्स पार्टी को बेवकूफ बना सकता है और सारी पीपल्स पार्टी को आगे लगा सकता है, क्योंकि दौलत का सरचश्मा जो है आसिफ जरदारी है, दौलत उनके पास है और लगाने से मिलता है। आजकल वो दौलत की काफी खुल खेल रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों को शामिल करने के लिए पैसों की भी ऑफर कर रहे हैं, खास तौर पर पंजाब में। और ये चौधरी परवेज लाई साहब ने कल मुझे ये बात बताई, तो उनको ये बड़ा धचका लग रहा है कि अभी तक वो पंजाब में कोई पैसों की लहर बहर और पेशकश के बावजूद भी बिलावल भुट्टो के लिए कोई राह नहीं बना सके। और जो सिंध की पॉलिटिक्स है जी, सिंध में इस वक्त क्योंकि इनका तोती बोल रहा है, इनकी हुकूमत है, जब नहीं होगी तो फिर मैं देखूंगा ये सारे लोग जितने लोग इनके साथ जा रहे हैं और गए, ये सारे मुशर्रफ के साथ भी थे और ये सारे उससे पहले और लोगों के साथ भी थे। अरे शेख साहब, आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड पॉलिटिशियन समझे जाते हैं। 2 साल तक तो जरदारी साहब पाकिस्तान नहीं है, 1.5-2 साल तक यकदम क्या ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जरदारी साहब वापस भी आ गए, ईंटू से ईंटी बजानी थी उन्होंने,
उन्होंने पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे करना था, वापस भी आ गए, उनका एतमाद भी लौट आया है, धमकियाँ भी दे रहे हैं, लोगों को नमक भी अपना रोटी पानी खिलाया है वो भी याद दिला रहे हैं, इंसल्ट्स भी कर रहे हैं। ये क्या अंडरस्टैंडिंग हुई ओवरनाइट? क्या ऐसी कोई गीदड़ सिंगी आ गई जरदारी साहब के पास? देखिए, पहले एजेंसियों का ख्याल था कि इसको आने दिया जाए, जब रहमान मलक एजेंसियों में, अस्करी एजेंसियों में और इनके दरमियान मुज़ाकरात कर रहे थे, बट राहील शरीफ वाज ए मैन, ही सेड नो वे। सो कोशिश के बावजूद जो है अदारे और लोग राहील शरीफ को इस बात पे एग्री नहीं कर सके कि इसको आने दिया जाए। अब देखो, एलान अली से लेके आसिम की रिहाई भी हो जाएगी, केस भी खत्म हो जाएंगे और फिर उनका मेन कोई मसला इतना नहीं है, क्योंकि उज़ैर बलोच है, वो कहीं गया इधर उधर, उसके बाद आया और उसके क्या तरीकाकार होते हैं मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि आसिफ जरदारी किसी नई ताश का बड़ा मोहरा बनने जा रहा है, तो अगर ये लोगों को इस्तेमाल कर सकता है तो शायद लोगों ने भी फैसला कर लिया, ऐसे ही इसने जो बड़ा सा अपना शमशमा लगाया हुआ है इसको भी इस्तेमाल किया जाए। शेख साहब, ये ऊपर से तो आज बड़ी लफाजी बड़ी थी, बड़े सख्त अल्फाज थे, बड़े गरज बरस रहे थे। अब वो पहले फौजियों पे बरसते तो अब उन्होंने सिविलियन टारगेट ढूंढा है, मगर अल्फाज को अगर छोड़ दें, एक्शंस देखें तो इस तरह आपने खुद जिक्र किया तो यान अली का भी बाहर चली गई, उसके बाद शर्जील भी आ गया, डॉक्टर आसिम की भी 1.5 साल से हो रही है, मगर उसकी कोई खातिर खा जो है ना प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही। तो एक्शंस के अंदर देखा जाए तो दोनों पार्टीज में कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। ये आप समझते हैं कि ये सिर्फ लफाजी ही है? कोई लड़ाई नहीं है, आप देखेंगे, क्योंकि ये सारी जो कारकर्दगी कर रहे हैं एक इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए सब लोग एक हैं। और सेकेंडली मैं आपसे अर्ज करूं, ये बिल आखिर नवाज शरीफ से सीट अरेंजमेंट करेंगे पंजाब में। अगर कोई वाकया इस महीना 15 दिन में अगर पनामा का फैसला इनकेस नवाज शरीफ के खिलाफ आता है और नवाज शरीफ अर्ली इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो आसिफ जरदारी ने अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद ज़हनी तौर पर वो 20-25 सीटें नून से लेने के लिए और कोई ऐसी ग्रोह बंदी या ग्रुप बंदी वो नहीं कर सकते और कोई उनको ऐसा रिस्पांस नहीं मिला। आज पंजाब में पीपल्स पार्टी 5 से 7 हज़ार वोटों की एक पार्टी है, जहां कोई पर्सनैलिटी हो अहम तो उसका मैं कह नहीं सकता। एज ए पार्टी टिकट उसमें वो कशिश और वो शमशमा नहीं है जो किसी जमाने में हुआ करता था, और इसीलिए वो पैसों की बलबूते पर आजकल लोगों को और कैंडिडेटों को ढूंढ रहे हैं। उसमें कितने कामयाब होते हैं मैं कुछ कह नहीं। शेख साहब, लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, लास्ट क्वेश्चन, आपको दोबारा जरदारी साहब खाने पे बुलाए जाएंगे सर? नहीं, अगर खुदा ना करे कि उसकी कोई फौतगी हो, अगर कोई फौतगी हो जाए तो मैं आदत से मजबूर हूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद एक खाना खाया वो कोई मैंने मरने के काफी दिन बाद अफसोस करने गया हूं। और खाना खाने से क्या होता है फरोज साहब, छोटे लोग हैं, ये छोटे लोग बड़े घरों में चले गए हैं। बेसिकली ये जिस लेवल के लोग थे, इनकी सारी सियासत बेनजीर से शहीद से शादी थी और उसको उन्होंने पूरा कैश किया। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, इनकी क्या हैसियतें थी। अब मैं इनके बैकग्राउंड में जाऊंगा तो मुनासिब नहीं लगता। अब मैं बयानतदारी से समझता हूं कि ये वो लोग हैं जो कि वक्त के धारे में हर इस चीज को खरीदते और बेचते हैं और उसका मोल लगाते हैं, क्योंकि ये वो खुद बिकाऊ माल है कि जिनका कोई असूल नहीं और कोई तकाजा और कोई रिस्पेक्ट नहीं। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका। शेख रशीद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो कुछ नैब से मुताल्लिक बात करेंगे कि मनपसंद अफसरान की जो तरक्कियां और तकर्रियां हुई थी उनके स्कैंडल पर सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने की चेयरमैन नैब की एक और कोशिश ऐसा महसूस होता है नाकाम हो गई। क्या चेयरमैन नैब ने अपने ताबूत में आखिरी कील खुद अपने हाथों से ठोंक लिया? तफसील जानेंगे। आमिर मतीन साहब से ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। अब कुछ बात करेंगे नैब में मनपसंद अफसरान की जो तरक्कियां और तकर्रियों का जो स्कैंडल सामने आया है। आमिर साहब,
नैब रिपोर्ट को तो कागजों का पलंदा करार दे दिया गया, मगर ऐसा एक तासुर गया कि पैनामा पर तो कुछ नहीं करना था चेयरमैन नैब ने, लेकिन अपने इदारे में जो लाकानूनियत हुई है उस पर भी वो डट गए कि यहाँ पे भी कुछ नहीं किया जाएगा। आप कोर्ट रूम में मौजूद थे, उसकी डिटेल प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आपने अच्छा किया पैनामा का जिक्र कर दिया, क्योंकि पैनामा का इसके साथ डायरेक्टली ताल्लुक है। और आज जस्टिस मुस्लिम हानी साहब ने जब ये सारा एक मैस नज़र आया सामने, इतना खौफनाक मैस था, उसकी मैं तफसील बताता हूँ, तो उन्होंने प्रिसाइजली यही बात की। उन्होंने कहा जनाब ये जो आप हमें ये मैस और ये जो गंद पड़ा हुआ है दिखा रहे हैं और आप फिर हमें रोकते हैं कि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। क्योंकि याद रहे कि 5 मेंबर जज के पैनामा केस के अंदर नैब चीफ ने यही कहा था अदालत को कि जनाब जब उनसे कहा गया कि आप हुदैबिया के ऊपर बड़े मशकूक अंदाज में अपील नहीं की नैब ने, तो उन्होंने कहा जनाब ये हमारा फैसला था। बेसिकली ये कहा कि आपका इस पे इख्तियार नहीं है, ये हमारा फैसला था। और वहाँ कैसे फैसले हो रहे थे उसकी आज तफसील है। ये वो अंग्रेजी में है ना, माइंड बॉगलिंग या आई ओपनिंग, ये आंखें खुल जाती हैं, जिसकी आज वो तस्वीर आई है कि वहाँ हो क्या रहा था, किस तरह पिछले 10-15 साल में तकर्रियाँ हुई, किस तरीके से तरक्कियाँ हुई कि एक मजाक है उसके अंदर कि अदालत को ये कहना पड़ा कि अदालत ने इनसे तफसील मंगवाई थी कि जनाब आप ऐसा करें कि ये हम सुनते रहते हैं, जिसका याद रहे कि हम भी इस प्रोग्राम में बहुत दफ़ा कह चुके थे, काफ़ी प्रोग्राम हुए जिसमें यही रोना था कि वहाँ पे एक रिग्ड सिस्टम है, एक जाली किस्म की एग्जेक्टिव बोर्ड बनाया हुआ है, उसमें जूनियर बंदे लगाए हुए हैं, मंजूर नज़र लगाए हुए हैं, बगैर कायदे के लगाए हुए हैं, उनके ज़रिए लोगों से पैसे खाए जाते हैं, प्लीग बार्गेनिंग होती हैं, छोड़ दिया जाता है। इसीलिए अदालत ने वो जो इतनी लंबी लिस्ट मंगाई थी उसमें से किसी का कुछ नहीं अभी तक बड़ा, हाई प्रोफाइल केसेस में कोई बड़ा नहीं है। तो क्यों नहीं है उसकी आज तफसील जो है ना अदालत में सामने आई है, जिसमें उन्होंने खुद बताया है। अच्छा, नैब ने कुछ नहीं बताया था, उन्होंने फिर एस्टैब्लिशमेंट से कहा कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट वालों से कि आप हमें रिपोर्ट बना के दें। तो इस्टेब्लिशमेंट वाले भी जाहिर है वहाँ भी वो फेलोज कूटाजिन्स बैठे होते हैं, जो है ताजवर साहब बैठे हुए हैं, उनके पुराने कुलीग। तो अदालत ने जब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट अच्छी थी, मगर साथ में उसके अंदर लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया हुआ था कि जनाब ये 600 में से 101 पे इनकॉन्सिस्टेंसीज हैं, यानी मुतजाद हैं। तो अदालत ने शुरू में कहा, उन्होंने कहा जनाब बहुत नरम अल्फाज नहीं है, आप इलीगल कह सकते थे फॉर एग्जांपल कि गैर कानूनी है, आप कह सकते थे कि जी इर्रेगुलर हैं, कि कायदे के खिलाफ है। तो ये आपने बड़े नरम अल्फाज इस्तेमाल किए, हमारे पास बताएं। उसके अंदर ये पता चला कि 101 ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर जो 76 हैं उनके अंदर कोई जो लोग रखे गए थे, जो भर्तियाँ की गई थी, उनमें से किसी का इन्वेस्टिगेशन का या तफ्तीश का, रिसर्च का कोई तजर्बा नहीं था। कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई फ्रूट चाट बेचता है, बस टाइप के 76 थे ये लोग। 76 तो ये लोग थे। उसके बाद 19 ऐसे केसेस थे जिनका बाद में कहा कि हो आपको रख तो लिया गया, बता दें आपको कोई तजर्बा भी है। उसके बाद 9 अफराद तो ऐसे थे जिनकी वो जो डिग्री चाहिए, लेट से कि बीए अगर क्वालिफिकेशन है तो वो बीए ही नहीं है। 9 ऐसे भी केसेस थे। और जब अदालत ने पूछा कि नैब वालों से पूछा कि कितने हैं, तो एक साहब पहले आए, उन्होंने कहा जनाब एक आदमी है। उनका आपकी मैं बात काट रहा हूँ, वही वाला सवाल जो उसमें था, जो उसने पूछा, गब्बर ने पूछा था शोले फिल्म में कि कितनी गोली है, नहीं कितने आदमी थे। एक क्लास साहब शोले फिल्म की तरह ही जज हजरात को इतना इस बात पे गुस्सा आया कि ये उन्होंने कहा ये वाला कि जिस अंदाज से ये आ रहे थे, एक को कहा उसने जरा सा उन्होंने प्रेशर डाला कि हमारे पास तो लिखे हुए ज्यादा हैं, बताएं जरा। दूसरा आगे, नहीं सर 9 हैं। अच्छा 9 हैं जिनकी डिग्रियां वो नहीं है। उन्होंने कहा जनाब आप अपनी रिपोर्ट, ये आप वो अदारा हैं जो कि दूसरों को पकड़ते हैं, आपकी अपनी ये हालत है कि एक किसी का दूसरे से बयान नहीं मिलता, इतने दिन लगा के आपने ये रिपोर्ट बनाई है। जो पनामा पे इनके शरीफ फैमिली के एक दूसरे से बयानात नहीं मिल रहे थे, वो पनामा की तस्वीर थी ना, वो पनामा का कवर अप का हिस्सा यही तो इल्जाम है। अच्छा मजे की बात है, जो 9 बंदे जिनके अंदर अहलियत ही नहीं है, उनकी जो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, उसके अंदर एक खातून, ये जो उनकी पब्लिक रिलेशन की जो ये सारी कैंपेन जो चलती है ना, से नो टू करप्शन, तो एक खातून है आलिया रशीद,
पूरे पाकिस्तान में करती हैं, सेमिनार करती हैं, बचाती हैं चेयरमैन के साथ कि करप्शन को रोकने का कैसा तरीका है। पता चला कि उनकी अपनी जो अहलियत ही नहीं है जिसके लिए जो जॉब के लिए रखा गया था, वो या डिग्री नहीं है या बुनियादी अहलियत नहीं है, वो 9 लोगों में उनका नाम भी है। तो ये तो एक थी। बाकी उसके अंदर जो तफसीलात उसकी बड़ी 8 नाम भी पढ़ दें आप, यहाँ जेंडर इम्तियाज में ये पढ़ गए, इतने खवातीन लंबे का नाम बताया ना, मर्दों का भी बताया। 8 बाकी का नाम भी दे दें। 600-700 ये मुझे लगता है कि फाइनल ये जो है उसके बाद इतनी ज़्यादा तो उसकी बेतरतीबी थी कि उसके अंदर जो है ख्वाजा हारिस साहब दैब की तरफ से पेश हुए थे। मुझे अगेन अदालत कहती रहती है कि जनाब आपने इतने महंगे जो प्रोसिक्यूटर जनरल के ऑफिस में वकील रखे हुए हैं, उसके बाद इतने महंगे वकील क्यों रखे हैं? मेरा ख्याल है वो पैसों पे रखे गए एक मिनट हैं। सर, थोड़ा सा ख्वाजा हारिस को मेरा ख्याल लोग जानते हैं, शरीफ फैमिली के, शरीफ खानदान के जाती वकील हैं। आई एम वंडरिंग कि वो शरीफ खानदान जो नैब में जिसके दर्जनों केसेस पड़े रहे हैं अभी भी मौजूद हैं, उनका जो खानदानी वकील है वो नैब का वकील कैसे बन गया है? नैब पे यही तो इल्जाम है सारा पैनामा ये तो सारा मिला मैं नहीं, अदालत ने कहा, जब उन्होंने कहा मेरे रेगुलेटर्स ने मुझे उनसे इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि मैंने अपील करनी है, रेगुलेटर्स बाद में अल्फाज बदले उन्होंने कि रेगुलेटर से मुराद मेरा कॉन्स्टिट्यूशन था, कानून था, मगर पहले निकल गया था। मेरा ख्याल है मैं उस पे इत्तेफाक नहीं है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि ये इत्तेफाक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के फैमिली के भी वकील जो है वही है, मैं इससे पहले ब्रेक पे जाए, मैं इतना हम इसको कल चेक करेंगे कि क्या ख्वाजा हारिस जो हैं ये नवाज शरीफ फैमिली के वकील बन के नैब के खिलाफ भी पेश होते रहे हैं। मैं अभी सवाल निशान छोड़ रहा हूँ, कोई राय नहीं दे रहा, मैं कल जरा इसको वेरीफाई करवा लूंगा। मेरा ख्याल है कोई ना कोई खबर इसमें से निकल आएगी। बिल्कुल, अभी इसकी डिटेल तो हम कल तक ले लेंगे। अभी छोटी सी हम ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे इससे मुताल्लिक तो बात करेंगे जो ये तरक्कियों और भर्तियों का स्कैंडल सामने आया, आमिर साहब से जानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि 6 अरब रुपए मालियत का कस्ब बैंक 1000 रुपए में क्यों, कैसे और किस लिए बेचा गया, कौन इसके पीछे था, डिटेल हम क्लासेस साहब से जानेंगे। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। नैब के केस से मुतालिक बात कर रहे हैं। आमिर साहब, पैनामा का तो फैसला महफूज है, आने से पहले आपको लग रहा है, क्योंकि आप आज कोर्ट रूम में थे, हर चीज़ आपने देखी, कि क्या चेयरमैन अब खुद गैर महफूज हो गए उसका फैसला आने से पहले तकर्रियों के स्कैंडल के हवाले से? गैर महफूज तो बहुत ही छोटा सा लफ्ज़ है, मगर ये आज वहाँ तफसीलात आई उसके बाद समझ आ जाती है कि ये जो डॉक्टर आसिम की साल 2 साल से कुछ नहीं हो रही, या शर्जील मेमन साहब का कुछ नहीं होगा, या जो आसिफ जरदारी साहब जो आज कह रहे थे कि मजाल है नैब चीफ की कि मुझे पकड़े। आप देखें, टेन्योर की एक इज्जत होती है, ये इस तरह ही है, ये ऑलमोस्ट एक तीसरी दारा है जज के बराबर। जब कोई किसी के मुतालिक ये कहने लपड़े, उनको पता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या नजर आता है। मैं सिर्फ और तफसीलात सिर्फ नाज़रीन को बता दूं कि क्या क्या सामने आई है कि इतना बड़ा अदारा उसका क्या हाल हो गया। और अदारे मफलूज होने की हम बात करते हैं, लोग समझते हैं कि हम नैब के पीछे पड़ गए हैं। पीछे हम नहीं पड़े हुए, पीछे पड़ना चाहिए था, सबको पढ़ना चाहिए था, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ी है। तो ये तफसीलात आई हैं कि खौफनाक तफसीलात हैं कि 74 तरक्कियों में से 25 इरेगुलर थी, बिल्कुल गलत। उसमें से जो सीनियर हैं डायरेक्टर, 18 डायरेक्टर ऐसे बनाए गए जिनकी काबिलियत कम थी, 7 डायरेक्टर ऐसे थे जिनकी ट्रेनिंग ही नहीं थी। उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल एक पूरे रीजन का मालिक होता है, वो 15 डायरेक्टर जनरल जो तरक्कियां दी गई पिछले 2003 से लेके 2016 तक, 3 के खिलाफ खुद नैब की इंक्वायरियां चल रही थी, 4 की जो है ना टोटल इरेगुलरिटीज थी। तो ये एक मैस है, गंद है, जिसका नेचुरली फायज ईसा साहब और मुस्लिम हानी साहब उनका बाकायदा वो रिटायर होने वाले हैं। उसके बाद मेरा ख्याल है बड़े सुप्रीम कोर्ट में उनके एक्सपीरियंस वाला, सर्विसेज के केस करने वाला वो नहीं था। जज हजरात ने, तीनों हजरात ने इतना ज़बरदस्त उसको पढ़ा हुआ था, वो इनसे 4 स्टेप्स आगे थे। वो बता रहे थे कि जनाब हम आपको बताएं, फिर आखिर में उन्होंने कहा हम नहीं बताते। तो पीर को उन्होंने नैब चीफ को इन पर्सन बुलाया है कि आप ना सिर्फ के खुद पेश हों मगर तैयारी करके आइएगा। और ख्वाजा हारिस साहब की उन्होंने ड्यूटी लगाई है कि जनाब आप पहले खुद ही सजा बता लें कि जिन जिन को फारिग करना है वो लिस्ट भी उनकी बता दें, जिनकी डिग्रियाँ ही नहीं हैं, अहलियत ही नहीं है, तो उनके साथ क्या करना है, बाकियों के साथ करना है, तो फिर उसके बाद हम बताएंगे। लास्टली इसके अंदर एक सवाल, क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट अब आता है
कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा क्लासा जो तफ्तीशी इदारा है, इसकी रोशनी में, इन फाइंडिंग्स की रोशनी में, सुप्रीम कोर्ट की इस केस की रोशनी में जो इनके स्ट्रक्चर सामने आया है, तो मेरा ख्याल है कि इस पर भी कमीशन या लार्जर तफ्तीश की ज़रूरत है कि जो अरबों रुपए के वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बार्गेन हुए, लोग छोड़ दिए गए, अगर इन लोगों ने किए हैं जिनकी तकर्रियाँ जाली थी, जिनका वो अब ये जो कर रहे हैं, तो ये जो इतना 5-10 साल में जो इन्होंने केसेस डील किए हैं उसकी भी अब तफ्तीश होनी चाहिए और इसका फॉलोअप होना चाहिए। इस हद तक ना है लोग भर्ती किए हुए, उसके बाद ही तो क्लासा साहब ये हालत होगी। क्लासा साहब अब कुछ बात करेंगे हम कस्ब बैंक से मुताल्लिक। 6 अरब रुपए मालियत का बैंक को 1000 रुपए में बेच दिया जाता है। एक नई कहानी मंजर आम पर तो आई है, मैं चाह रही हूँ आप उसकी डिटेल हमारे साथ शेयर करें। ये स्कैंडल जो है ये भी अपनी नवीयत का एक बड़ा स्कैंडल है। लास्ट ईयर आपको याद होगा जो हमने अपने प्रोग्राम मुकाबल में इसको ब्रेक किया था, स्कैंडल हमने ब्रेक किया था कि कस्ब बैंक जो है जिसकी मालियत शेयर्स की उस वक्त 6 रुपए थी, वो स्टेट बैंक ने 1000 रुपए में बेच दिया था। किसको बेचा था? बैंक इस्लामी को बेचा था। 1000 रुपए जी, 1000 रुपए में। 6 रुपए का बैंक 1000 रुपए बिक गया। इस पे नैब कराची ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की सर। जब ये स्टोरी सामने आई कि कैसे बिका, क्यों बिका, हमने डिटेल्स बहुत सारी शेयर भी की थी। आने वाले दिनों में हम और लोग शुरू में मानते नहीं थे कि 1000 रुपए का बिका, और फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, बड़ी लॉजिक्स दी गई थी कि इनके पास पैसे नहीं थे, इनकी एहलियत नहीं थी, फिर ये तफ्तीश की है। हम वी स्टैंड विंडिकेटेड आफ्टर दिस। ये रिपोर्ट है सर नैब की, नैब कराची की, जो कस्ब बैंक को 1000 रुपए में बेचने पर की गई है। और ये रिपोर्ट दाद दें, ये जरदारी साहब ने ऐसे उनको आज उनकी इंसल्ट नहीं की कि कमर जमा चौधरी साहब की, नहीं, ही डिजर्व्स इट, ही अर्नड इट। इस तरह की इंसल्ट वो अर्न करते हैं, इनवाइट करते हैं। ये रिपोर्ट 1 साल से पड़ी हुई है चेयरमैन नैब की टेबल पे, कराची नैब ने भेजी है, जिसमें उन्होंने नाम दिए हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि जनाब कि हमने इसकी पूरी तफ्तीश की है। 6 अरब रुपए का बैंक स्टेट बैंक के किन लोगों ने उन्होंने गलत तरीके से दबाव डाल के और इंतहाई धमकियां दे के इन्होंने आके बैंक इस्लामी को फरोख्त किया। हमें आप इजाज़त दें कि पहले इंक्वायरी हुई, अगली स्टेज जो थी कि हम इन पे मुकदमा दर्ज करके इन बैंक के जो स्टेट बैंक के लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया है, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करें। कमर जमा चौधरी साहब 1 साल से ये इंक्वायरी रिपोर्ट दबा के नैब कराची की बैठे हुए हैं। तो फिर सरदार साहब का रवैया तो ऐसा बनता है ना। बनता है, अभी मैं ब्रेक पे चली जाती हूँ। ब्रेक से जब वापस आएंगे, बिल्कुल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि बैंक इस्लामी के पीछे कौन से कारोबारी और ताकतवर शख्सियात के हाथ थे। डिटेल्स क्लासेस साहब के पास हैं, नाम इनके पास मौजूद है। ब्रेक लेके वापस आएंगे, आपको भी बताएंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, बैंक इस्लामी के पीछे किन कारोबारी और ताकतवर शख्सियात के हाथ थे? कुछ नाम हम आपके पास हैं, वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। वो तो मैं बताता हूँ, लेकिन इतनी देर में हमारे जो रिसर्चर हैं किस्मत खान, वो सादर शो हमारा सुन रहे हैं, उन्होंने वो जो सुना ख्वाजा हारिस वाली कहानी सुनी है कि ख्वाजा हारिस जो हैं नैब के इस वक्त वकील हैं, तो उन्होंने जनाब फौरी तौर पर कुछ चीज़ें निकाल के दी हैं। मतलब बदे को अब मैं क्या कहूँ इस पे कि ये कैसे लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आए, क्या इनकी एथिक्स हैं, नैब की एथिक्स या इवन उन वकील साहब की एथिक्स, कि ये नवाज शरीफ साहब के ये रेफरेंस में उनके वकील थे ख्वाजा हारिस साहब जो हैं। ये डान की रिपोर्ट पड़ी है मेरे पास 2013 की, इनके बाकायदा कमेंट्स हैं। ख्वाजा हारिस अहमद, वन ऑफ शरीफ फैमिलीज लॉयर्स, टोल्ड डान कि ये जो रेफरेंसेस इनके खिलाफ फाइल किए थे नैब ने, ये जैली हैं, बोगस हैं, फ्रॉड हैं। ये ख्वाजा हारिस साहब फरमा रहे हैं 2013 में। आज उसी नैब ने उसी ख्वाजा हारिस को जो इनके खिलाफ कहते थे कि ये एक तरह के फ्रॉडी हैं, गलत हैं, झूठे हैं, उनको अपना वकील करके सुप्रीम कोर्ट लेके गए। तो इसीलिए तो इन पे वो नैब चीफ फैसले नहीं आए, इसीलिए तो ये अपीलें नहीं हुई। वैसे ख्वाजा हारिस साहब भी थोड़ी सी, मैं इसीलिए कहता होता हूँ, अदालत की भी मासूमियत देखे ना, उनको चार्ज दिया हुआ है। वैसे वो कहते हैं ना, वो शेर है ना, वो एक है ना, अमीर क्या सादा है कि बीमार हुआ जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। कि जो नैब के खिलाफ पेश होते रहे, शरीफ फैमिली के वकील थे, आज नैब ने उसको अपना वकील करके सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया है। तो मुझे ख्वाजा आसिफ की वो तरीके लाइनें याद आ रही हैं, आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। कमिंग टू ये कस्ब स्कैंडल, ये बड़ा अपनी नवीयत का इंतहाई खौफनाक स्कैंडल है ये पाकिस्तानी तारीख का बैंकिंग का, कि आप 6 अरब रुपए के शेयर्स उसके मार्केट में बनते थे कस्ब बैंक के, उनको अंगूठा रख के उन पे दबाव डाल के उनको ये कहा गया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम है,
आपकी जो मिनिमम एक उसका लेवल होता है वो आपका पूरा नहीं डाउन है, है। उस पे उन्होंने उनको मजबूर किया कि ये जो बैंक है 6 अरब रुपए का, इसको आप 1,000 रुपए में बेचें। कमाल है। और ये बिका, और बिकने के बाद इसको लिया, मर्जर कराया गया बैंक ऑफ इस्लामी के साथ। बैंक ऑफ इस्लामी जो है उसके अपना भी उसका कैश पूरा नहीं था। उन्होंने कहा कि कसब बैंक जो है अकेला नहीं चल सकेगा, इसको मर्जर कर दो इस बैंक इस्लामी के साथ। हो गया मर्जर, तो पता चला उनके पास भी पैसे नहीं है। अब वो तरीकी काम किया यहाँ पे आपके स्टेट बैंक के लोगों ने, ये गवर्नर है, उनका नाम एक्यूज में शामिल है, उनका नाम है अशरफ वथरा साहब, इनका नाम शामिल है। इन्होंने, आमिर साहब जरा सुनिएगा दिल थाम के, इन्होंने बैंक इस्लामी को पहले 1,000 रुपए में बैंक लेके दिया 6 रुपए का, फिर इन्होंने 20 अरब रुपए का कर्जा दिया बैंक इस्लामी को, किस रेट पे? 0.01%। हालांकि दिया इसीलिए गया था कि इनके पास दूसरों के पास पैसे नहीं है, उनके पास इतना डिपॉजिट्स नहीं है, तो उस इनके पास भी नहीं थे और इनको कर्जा दे के वो पूरा किया। इन्होंने पूरा किया। अब ये सवाल पैदा ये होता है कि इस बैंक को, आप बैंक इस्लामी के पीछे कौन कौन लोग थे कि गवर्नर स्टेट बैंक पे जो इनके मुजफ्फर बुखारी साहब इनके CEO थे, ये कसब बैंक के नायब ने उनको बुलाया, उनके बयानात हैं, उन्होंने बड़े खौफनाक इंकशाफात किए हैं कि कैसे स्टेट बैंक ने, कि हमने कोशिश की मर्जर की दीगर लोगों के साथ, न बैंकों के साथ, उसमें संबा बैंक था, उसमें MCB बैंक था, एक चाइनीज इन्वेस्टर था $20 मिलियन, ये $100 मिलियन वो लगाना चाहते थे। उनको थ्रेट किया, उन्होंने कहा, इनको थ्रेट करके विड्रॉ किया गया कि तुमने मर्जर नहीं करना कसब बैंक के साथ। जब वो भाग गए, उनको भगाने के बाद बकौल मुजफ्फर बुखारी साहब के, इन्होंने फिर 1,000 रुपए में इन्होंने बिकवा के बैंक इस्लामी को 20 अरब रुपए का लोन 0.01% पे लेके दिया। इसके पीछे वो ये कहते हैं, कहानी ये निकली है कि बहुत बड़े कुछ लोग शामिल थे, कुछ इस्लामाबाद बैठे हुए थे, उनके बच्चों के नाम आते हैं जो बैंक इस्लामी के पीछे बैठे हुए थे। कराची के 2 बड़े बिग बिजनेसमैन हैं, उनके नाम आ रहे हैं कि उन्होंने शेयर्स खरीद लिए थे पहले से बड़ी तादाद में, उनके नाम आ रहे हैं। और प्लस ये कहते हैं कि एक इसमें इंटरेस्टिंग काम करा है स्टेट बैंक ने, जो इनके गवर्नर साहब हैं, मैं नाम बता दूं कौन कौन से नाम है जिनके नाम आ रहे हैं। ये अक्यूज हैं नैब रेफरेंस में, जिसपे कमर जमा चौधरी साहब बैठे हुए हैं, उसमें अशरफ ये वर्था साहब गवर्नर, वो कहते हैं ये अक्यूज हैं। इसके साथ सैयद इरफान अली हैं, इस शौकत जमान हैं, इसके बाद अरशद ये महमूद हैं, नदीम अहमद हैं, मोहम्मद सलीम है, शहद अशरफ हैं, असद नज़ीर हैं, आसिम सलीम हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहता है कि कसब बैंक को 1,000 रुपए में बिकवा के इन्होंने बैंक इस्लामी के हवाले किया। और एक और बड़ी मजे की बात, जब मैसर फिरगोसन है चार्टर्ड कंपनी, इन्होंने स्टेट बैंक ने खुद हायर की कि तुम इनकी जाओ और इनकी ड्यू डिलीजेंस करो, और इस काम के लिए किसी चार्टर फर्म को मिलते हैं 50 लाख रुपए। उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया मैसर फिरगोसन को दिलवाया और बैंकों को कहा कि सबको ये पैसे तुम अदा करोगे, और साथ में एक शर्त डाल दी कि जो इसकी रिपोर्ट आएगी ड्यू डिलीजेंस की, वो रिपोर्ट तुम कसब बैंक को नहीं दोगे, स्टेट बैंक के साथ शेयर करोगे। जो पैसे दे रहे थे उनको नहीं करेंगे। और मैसर फिरगोसन ने क्या फेवर की कि बाकी 2 कंपनीज एक और बैंक थे जिन्होंने अपनी ड्यू डिलीजेंस करवाई कि अगर हम मर्जर करते हैं तो हमें कितने पैसे हमें पड़ेंगे। एक ने 9.9 बिलियन रुपीज लगाए, दूसरे भी 9.9 बिलियन, और मैसर फिरगोसन ने जनाब 4.5 बिलियन लगाए। वो फेवर जो एक तरह की वहां पे दी जा रही है, नैब की फर्गूसन ने ये पनामा केस के अंदर भी नवाज शरीफ साहब को भी बड़ी एक वो भी मशकूक किस्म की वो जो दिलवाई गई थी, रिपोर्ट दी थी कि जनाब एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, जिनके कागजात में और सारे उसमें एक पूरा एक उनको दिया गया था, एक सर्टिफिकेट दिया था उन्होंने भी कि इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, टैक्स के कागजात भी और बला 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 बला। तो अब समझ आती है, मुझे याद पड़ता है साहब ये सारी तफसीलात जो अब आप बता रहे हैं ये उस वक्त साल पहले भी बताई थी आपने, मगर अब क्योंकि ये नैब का रेफरेंस बन गया है नाज़रीन के लिए, ये रेफरेंस से अगली रेफरेंस होती है। अच्छा, ये रेफरेंस बन नहीं रहा, ये चेयरमैन नैब ये बनने नहीं दे रहा। अच्छा, इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है, रेफरेंस नहीं बन रहा, इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे ताकि रेफरेंस बने। क्योंकि इस्लामाबाद के 2-4 बड़े लोग जिनके बच्चे जो हैं दुबई में हैं, उन पर शकूक का इजहार किया जा रहा है। इसके पीछे कराची के बिजनेसमैन भी हैं और डिटेल हैं, हम इसको साथ आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि वो कौन से थे जिन्होंने पहले ही इनके शेयर लेने शुरू कर दिए। असल स्कैंडल ये है कि ये गवर्नर स्टेट बैंक अशरफ साहब को बताना चाहिए कि 20 अरब रुपए का लोन एक बैंक को 0.01% पे आपने कैसे दिया, कौन से लोग थे, पॉलिटिकल लोग थे, कौन से उन पॉलिटिकल लोगों के बच्चे थे,
वो कराची के कौन बिजनेस थे, ये पूरी की पूरी बड़ी ईमानदारी से कराची नैब ने ये अपनी रिपोर्ट कंपाइल की है। इसमें उन्होंने डिटेल से बताया है कि स्टेट बैंक के लोग कैसे क्रिमिनली अपनी पावर्स उनको ओवरस्टेप करके, उनको ब्रीच करके, इन्होंने एक तरह का गन पॉइंट पे इन्होंने उनसे बैंक लिया। इस तरह ही नेशनल बैंक के चीफ लगते हैं, इस तरह ही फिर वो बाकी ओहदे मिलते हैं, लोगों को डिलीवर किया जाता है। इसीलिए ये मैं नैब का जो रो रहा था, ये स्टोरी नहीं है कि नैब में तकर्रियाँ और प्रमोशनें गलत हुई थी। स्टोरी ये है कि उनसे काम क्या लिए गए हैं। पाकिस्तान की सारी करप्शन की स्टोरियों के ऊपर इस तरह ही वो बैठे हुए हैं, या तो वो रेफरेंस नहीं बनते हैं, या तो वो पहली स्टेज पे इंक्वायरी की स्टेज पे किल हो जाती हैं, या अगर उससे आगे आए तो फिर रेफरेंस नहीं बनता। रेफरेंस बन जाए तो अदालत में जाता है तो प्रोसिक्यूशन नहीं होती। प्रोसिक्यूशन भी अगर हो जाए फिर भी कहीं ना कहीं से उनको एग्जीक्यूटिव कमेटी में वो कहते हैं जनाब हमने देखा है, दोबारा फिर फारिग कर देते हैं। मैं एक इस पे हम फॉलो करते रहेंगे कि कैसे कसब बैंक स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट चेयरमैन नैब ने दबा दी है, हम सामने लाएंगे। इतना बता दूं, कल हमने स्टोरी की थी इन पे ममनू हुसैन साहब पे जो कौमी असम्बली में वहाँ पे एक्सपेंडिचर थे। आज उनके स्पोक्स पर्सन फरूक आदिल साहब ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है अब उनका प्रेसिडेंसी का, वो कल हम उनको तफसील से देंगे और उसका तफसील से हम जवाब भी देंगे। जिस तरह की प्रेस रिलीज फरूक आदिल साहब ने लिखी है और जिस तरह का हम उनके बड़े ममनून हैं कि उन्होंने लिखी है, और वो भी कल इंशाल्लाह बड़े हमारे ममनून होंगे कि हमने क्या जवाब दिया। उनका पूरा हम उनका वर्जन भी देंगे उन प्रेसिडेंसी का जो उन्होंने लिख के भेजा है। जाते जाते इतना टोटा बता दूं, उसमें वो ये लिखते हैं कि जनाब आपने उन पे बात की है, इंतहा शरीफ आदमी मान लेते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा बुरे आदमी है, तो यही कह रहे हैं एक मजे की बात की है। सही है, बिल्कुल मजे की। उन्होंने कहा जनाब के प्रेसिडेंट साहब पाकिस्तान की तनख्वाह 80,000 रुपए है, 3 सालों में 28 लाख रुपए लिया, जो एक टीवी एंकर से भी कम है। एक टीवी एंकर जो 1 महीने में लेते सदर साहब 3 साल में नहीं लेते। कल हम उनको तफसील से बताएंगे कि सदर पाकिस्तान होने के और क्या क्या फवायद हैं। अगर 80,000 रुपए उनकी तनख्वाह है तो मेरा ख्याल हमने तो शो का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल एक प्रेस रिलीज उन्होंने जारी कर दी है। कल हम अपने प्रोग्राम में उनके प्रेस रिलीज से मुतालिक कुछ लब कुशाई करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।